हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में हम बात करते हैं वेरियस वुमेन्स हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और वेरियस प्रेगनेंसी इश्यूज़ के बारे में। तो जैसे अभी हमने वीक बाय वीक कवर कर लिया 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में माँ में क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ चेकलिस्ट देखेंगे। तो 4th मंथ आते आते, जो प्रेगनेंसी का चौथा महीना है, आते आते बच्चे के जो सारे ऑर्गन्स हैं, जो सारे अंग हैं, वो बेसिकली हर चीज़ बन चुका होता है। दिल, दिमाग, हार्ट, किडनी, लिवर, आंतें, आँख, कान, मुंह, हाथ सब बन चुका होता है। अब जो इस महीने से शुरू होता है वो बच्चे के सारे ऑर्गन्स के रिफाइनमेंट शुरू होती है। मतलब हर चीज़ अब प्रॉपर ब्यूटीफुली अब रिफाइन होना शुरू हो जाता है। 4th मंथ में जैसा हमने देखा कि ऑर्गन्स बन चुके हैं, उनकी रिफाइनमेंट हो रही है। बच्चा जो है अब आपका ऑलमोस्ट 11 to 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। अगर उसको वे किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 ग्राम का होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली एक पैर के बराबर हो जाता है। बच्चे में इस समय जो उसका जो स्किन होता है वो बहुत ट्रांसलूसेंट होता है, हल्का होता है, और उसमें अब धीरे धीरे उसके हेयर फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लैनिगो हेयर्स बोलते हैं। बच्चे का नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से अब वो स्वेलो कर सकता है, जो पानी उसके आसपास है उसको वो स्वेलो कर सकता है, उसको अपना थंग सक कर सकता है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स आने लगते हैं, जो सांस लेता है वो अपन देख सकते हैं, सोनोग्राफी में उसको हम देख सकते हैं। तो ये सारे मूवमेंट अब शुरू हो जाते हैं। बच्चे के आँख और कान बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चा अब 4th मंथ से सुनना शुरू कर देता है। इसलिए जनरली हम प्रेग्नेंट वुमेन को एडवाइस करते हैं कि अपने आसपास अच्छी आवाज़ें सुनना है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ों में नहीं रहना है। अपने आप को सूदिंग प्लेस पे रखें ताकि आपके कान में अच्छी आवाज़ें जाएँ, अच्छी मंत्र सुने, आप अच्छे लोगों से बातें करें ताकि अच्छी बातें आपके कान में जाएँ, जो बेसिकली आपके बच्चे के कान में भी जा रहा है, तो वो अच्छी आवाज़ें उसके कान में जाना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे का इस समय तक किडनीज भी बन चुकी होती है। किडनी से यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वही यूरिन बेसिकली फिर बच्चे के आसपास का जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। तो किडनी अपना काम करना शुरू कर देती हैं। सेक्स ऑर्गन्स बनना चुके होते हैं। अगर आप देखा जाए तो इस समय आप अल्ट्रासाउंड में डिटरमाइन कर सकते हैं कि लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। ऑल्दो इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है, जनरली आपको बताया नहीं जाता, लेकिन आउटसाइड कंट्रीज़ में, इंडिया के बाहर तो लोग जेंडर डिटर्मिनेशन पार्टीज़ करते हैं, तो वो भी आप 4थे महीने में पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें तो थी जो बच्चे में होती हैं। इसके अलावा जो माँ में चेंजेस होते हैं, तो माँ में जो इनिशियल 3 मंथ्स में जो प्रॉब्लम होती थी, नोजिया की, वोमिटिंग की, फटीग की, नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो रहा है, बार बार यूरिन वाले प्रॉब्लम जो था, वो सब अब धीरे धीरे सेटल होने लगता है। अब कहा जाता है कि जो बीच का 3 महीना होता है वो बेसिकली हनीमून पीरियड होता है, पूरे प्रेगनेंसी का बेस्ट टाइम होता है। आप उसको इतने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। जो चेंजेस होते हैं इस मंथ से, जो चेंजेस शुरू होते हैं प्रेगनेंसी में, वो कुछ चेंजेस शुरू होते हैं। जैसे आपके स्किन के चेंजेस शुरू हो जाते हैं, स्किन अब ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपको स्किन में इचिंग होना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अपने पास रखें, अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें, दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज करके रखें। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है आपको, तो अपने डॉक्टर से मिलें। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं, तो वो आप करा सकते हैं। स्किन में और भी दूसरे चेंजेस जो होते हैं पिगमेंटेशन वाले, जैसे किसी का कुछ ऐसे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, छाई जिसको बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। किसी के चेहरा फेयर होना शुरू हो जाता है, किसी के डार्क कॉम्प्लेक्शन शुरू हो जाती है। तो पिगमेंटेशन होते हैं शरीर में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्किन में, लेकिन उसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे चेंजेस जो आपके स्किन में हो रहे हैं वो बेसिकली डिलीवरी के बाद 6-8 हफ्ते में अपने आप धीरे धीरे करके सेटल हो जाते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों में बाल ज़्यादा झड़ता है, कुछ लोगों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम बल्कि पहले से कम हो जाती है, तो ये भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन के हिसाब से होता है। तो इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने दे रखा है उसको आप कंटिन्यू करें। दूसरी चीज़ होती है, जैसे अब्डोमेन जो है, पेट के ऊपर कई बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे खून के ब्लूइश डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है, स्पाइडर वेब जैसा दिखता है, और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। पैरों में कई बार जो ब्लड वेन्स हैं, खून के जो नलियां हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी कुछ भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी के। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। जितने भी गैस्ट्रिक एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन होना,
खट्टी धकार आना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, ये सब चीज़ें अब शुरू होती हैं, क्योंकि जब आपका यूट्रस बढ़ता है तो वो आपके बावेल को, आपका जो इंटेस्टाइन है उसको दबाना शुरू कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए आप अपने डाइट में सैलड्स का यूज़ करें, फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ करें, होल ग्रेन सीरियल्स खाएं और पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये सब आप अगर करते रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी रिलीव रहेगी। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी धकार आती हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप एक तो पानी बार बार पीते रहें। दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएँ, नॉर्मल टेम्परेचर वाला फूड खाएँ, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें। और जब सोएं तो कोशिश करें पिलो रखें, अपना जो शोल्डर है पिलो के ऊपर रहे, ताकि थोड़ा सा एक एंगल मेंटेन रहे, तो उससे भी आपको एसिडिटी में आपको हेल्प होगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में कि कुछ लोगों के नाक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है पूरा कंजेशन है, नाक भारी भारी लग रहा है। तो वो भी इसीलिए होती है कि क्योंकि ब्लड वेसल्स का चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है ब्लड का, तो नाक में भारी भारी लगता है, कई बार ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है नोज से। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है जो प्रेगनेंसी में देखी जाती है, गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है। नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे अगर आप लेटे हैं तो उठ के बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, ताकि जो ब्लड है वो पीछे मुंह में ना जाए। खड़े होके या बैठ के अपने नाक को ऐसे करके थोड़ी देर के लिए पिंच कर लें, तो उससे आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। गम से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो कोशिश करेंगे जो टूथब्रश आप यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश आपको यूज़ करना है। और बाकी इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों में अब धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूलना शुरू हो जाती है, थक जाते हैं। तो ये भी कॉमन चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे अब यूट्रस बड़ा होता है वो हमारे डायफ्राम को, छाती को ऊपर पुश करता है, तो उसकी वजह से थकान लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी हम थक रहे हैं, बहुत जल्दी हमारी सांस फूल रही है। तो कोशिश करें एक लंबे स्ट्रेच में काम नहीं करना है, बीच बीच में करके आराम करना है। हर 1 घंटे पे या 1.5 घंटे पे अपने काम करके बीच में थोड़ा सा आपको आराम करना है। दूसरी एक बड़ी चीज़ शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी में, एक स्वेलिंग आना, पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि यूट्रस जो हमारे मेजर ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड ऊपर जो जाना है वो नहीं जाता, तो हमारे पैरों में सूजन रहती है। लेकिन सूजन में जनरली ये सूजन जो है वो आराम करने पर निकल जाती है, आराम जब करते हैं तो वो पटक जाती है सूजन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने भी बताया कि लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा बीच में आप आराम करते रहिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक पोजीशन पे नहीं रहना है, बीच में अगर आप काम करके बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद बीच में एक बार राउंड लगा के आ जाएं और अपना पोजीशन अपना चेंज करते रहें, ताकि वो स्वेलिंग जो है वो आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर वो स्वेलिंग आराम करने पे नहीं जा रही है तो आपको अपना थायराइड चेक कराना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, अपना बीपी चेक कराना है, क्योंकि ये दोनों का भी अगर प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग परसिस्ट करती है। दूसरी एक बहुत अनोइंग प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि मुझे इस एरिया में यहाँ पे ऐसे पेन हो रहा है। इसको बेसिकली राउंड लिगामेंट पेन बोलते हैं। एक लिगामेंट होता है जो यूट्रस अटैच्ड होता है, और जब हमारे यूट्रस इनलार्ज करता है, बड़ा होता है, तो उस एरिया में ऐसे पेन होता है। तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बस वो आपको जब भी पेन हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट करें, और वो धीरे धीरे करके वो 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन ये होता है, और बहुत ज़्यादा पेन है तो आप नॉर्मल जो आपके डॉक्टर ने पेन किलर वगैरह प्रिस्क्राइब किया है वो आप ले सकते हैं। एक प्रॉब्लम कॉमन जाती है टाइम तक आते आते, वो होता है हेडेक होना। हेडेक के बहुत सारे रीज़न होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लक्चुएशन अगर आपका हो रहा है तो हेडेक हो सकता है, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो हेडेक हो सकता है। तो अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, बीच में पानी पीते रहें, और बीच में हर 2-3 घंटे पे आपके कुछ खाना है, बहुत जंक फूड नहीं खाना है, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना है, लेकिन कुछ खाते रहें ताकि आपको हेडेक ना हो। दूसरी चीज़ होती है अगर आपको फिर भी परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है सब कुछ करने के बाद भी, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि बीपी का बढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हेडेक का, और एक अर्ली साइन भी होता है कि अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको हेडेक हो रहा है तो, और अपने डॉक्टर से मिलें। बीपी का बढ़ना अपने आप में एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज़ होता है कि चक्कर आना। तो चक्कर आने के लिए भी वही चीज़ करना है कि आपको पानी पीना है, बहुत अच्छे से पानी, हाइड्रेटेड रहना है अपने आप को। दूसरा, आप बीच में कुछ खाते रहें, शुगर लेवल आपका मेंटेन रहना चाहिए। जब भी आप लेटे हैं या बैठे हैं तो एकदम से नहीं खड़ा होना है। अगर आप लेटे हैं तो पहले आराम से बैठ जाइए और बैठ के फिर धीरे धीरे उठिए, ताकि एकदम से जो लेटने के बाद अपन खड़े होते हैं और बीपी फ्लक्चुएशन होता है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आहिस्ते आहिस्ते आप लेटने के बाद उठें, तो उससे भी आपका चक्कर और ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें थी 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में माँ और बच्ची में चेंजेस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें टिप्स क्या फॉलो करना है। तो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आते आते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने डाइट का ध्यान रखें। डाइट में जो कैलोरी है वो आपको एक्स्ट्रा 300 कैलोरी लेना है, प्रोटीन आपको इंक्लूड करना है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स आपको इंक्लूड करना है, ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा आपको बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आपको सही क्वांटिटी में मिल सके। दूसरी चीज़ होती है सैलेड्स आपको इंक्लूड करना है, ताकि आपके फाइबर अगर मेंटेन रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी आपको हाइड्रेटेड रखना है, पानी आपको पीते रहना है। पानी के फॉर्म में आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। बस रेफ्रिजरेटेड या प्रिजर्व्ड आइटम जो होते हैं वो आपको अवॉइड करना है, फ्रेश चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। स्लीप का आपको ध्यान रखना है कि दिन भर में कम से कम रात में 8 घंटे की स्लीप पूरी होनी चाहिए, दिन में कम से कम 2 घंटे की स्लीप आपको लेना है। कोशिश करिए अब लेफ़्ट लैटरल होके सोने की, टमी साइड पोजीशन को अवॉइड करना है। बीच बीच में आप सीधे भी मतलब बैक के साइड भी सो सकते हैं, राइट साइड भी सो सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आपकी नींद खुले तो आप लेफ़्ट साइड होके करवट लेके लेटे, वो बच्चे के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। दूसरी चीज़ होती है कि अब आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप सोएं तो आपका जो कंधा है, जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ा सा ऊपर के साइड हो तो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी कम रहेगी। लास्ट मील में डिनर के बाद और सोने का जो टाइम है उसमें कम से कम 2-3 घंटे का डिफरेंस रहे तो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम उससे भी कम रहेगी। अब आपको बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, बीच बीच में जब भी आप काम कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको आराम करना है, बहुत हैवी सामान नहीं उठाना है। जर्की मूवमेंट्स आपको अवॉइड करना है कि एकदम से उठे और एकदम से वो सब जर्क वाले मूवमेंट, आपको जर्की वाला ट्रांसपोर्ट आपको अवॉइड करना है, तो जर्की मूवमेंट्स आपको अवॉइड करना है। इस समय आते आते आपका जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, वो सब तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट होता है इस मंथ में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग। डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए बेसिकली हम 2 टेस्ट कराते हैं। एक तो होता है NT-NB स्कैन जो सोनोग्राफी होता है, और दूसरा होता है डबल मार्कर टेस्ट। तो ये दोनों आपको कराना है ताकि आपका जो डर है बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का, उससे आपको पहले ही पता चल सके। और अगर आप 35 ईयर्स से ज़्यादा हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री है डाउन सिंड्रोम को, तो आपको डेफिनेटली कराना है ये दोनों टेस्ट। दूसरी चीज़ होती है कि इस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि आपको आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि आपके थॉट्स का, आपके मूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के बिहेवियर के ऊपर। तो आपको हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको जितने भी रेडिएशंस हैं, जैसे CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, वो सब नहीं कराना है अनटिल अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी केस है। रेडिएशंस अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आपको ये चीज़ें याद रखना है कि कब आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। अगर आपको किसी भी फॉर्म की ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जो फाउल स्मेलिंग है, या उसमें इचिंग हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करते समय पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग बहुत एक्सेसिव में हो रहा है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो इन केसेस में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है, क्योंकि इन सारे कंडीशंस में आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर असर आता है, बच्चे के ऊपर असर आता है। फीवर भी लंबे टाइम तक नहीं होना चाहिए, बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी के 4थे महीने में आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पे या यूट्यूब के चैनल पर पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर वेरियस अदर पोस्ट एंड वीडियोज़। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।